हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का नॉन टीचिंग स्टाफ में एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है 25 अप्रैल 2026 में ये एग्ज़ाम हुआ है। इसके जो पेपर है इसको हम इसके आंसर की आपको बताएंगे और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स हमने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया है ये वीडियो लाने के लिए। इस वीडियो के अंदर आप इसके बाद ये जो वीडियो देखेंगे और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत से क्वेश्चंस आपको यहाँ से डायरेक्ट मिलेंगे। जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी देने के लिए जाएंगे आप, तो यहाँ पर ये वीडियो देख करके आप जरूर जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बिना टाइम वेस्ट के। तो इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्न तिथियों में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो गया। अब हम इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्न तिथि में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो गया। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस भी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को इसे घोषित किया था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बात करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी का पूरा नाम क्या था और जन्म कब हुआ था? तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म पोरबंदर के, गुजरात के पोरबंदर एक जगह पर इनका जन्म हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो गांधी जी के माता पिता का क्या नाम था? तो पिताजी का नाम था करमचंद गांधी जो कि दीवान थे। माताजी का नाम था पुतलीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी कानून लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन कब गए थे? तो 1888 में लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे, कानून की पढ़ाई करने के लिए। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था और उनका विवाह किस आयु में हुआ था? तो गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। 13 वर्ष की आयु में 1883 ईस्वी में इनकी शादी हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका प्रवास, महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में गए तो क्या इनका टाइम पीरियड था? 1893 से 1915 तक महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे। तो दक्षिण अफ्रीका किस काम के लिए गए थे महात्मा गांधी जी? तो दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी का कानून केस लड़ने के लिए, जो उनका केस था वो लड़ने के लिए गए थे। दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी का कानूनी केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था? तो ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट किया गया है ये। तो पीटर मरीट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की शुरुआत की थी? तो इंडियन ओपिनियन नाम की एक पत्रिका थी। 1903 में महात्मा गांधी जी के द्वारा यह प्रकाशित की गई थी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा स्थापित फॉर्म का नाम क्या था? तो फिनिक्स सेटलमेंट 1904 और टॉलस्टॉय फॉर्म 1910 में इनकी स्थापना की गई। भारत आगमन और प्रारंभिक आंदोलन, मतलब भारत आने के बाद महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ में कौन सा आंदोलन जो शुरुआत की, मतलब आंदोलन किया भारत में आने के बाद? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आए। इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से जाना जाता है या मनाया जाता है हमारे देश के अंदर। महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे तो वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जो कि नील की खेती के लिए ये एक आंदोलन था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 का 18 में का जो मुख्य कारण था वो क्या था? तो प्लेग बोनस को लेकर एक विवाद था। इस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी ने कौन से आंदोलन में
भूख हड़ताल की थी। तो ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था जो कि 1918 में हुआ था। इस समय महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल फर्स्ट टाइम की थी। तो फ्लैग बोनस के लिए, मजदूरों के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा आवाज उठाई गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन, मेजर मूवमेंट जो महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए। तो असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कब शुरू और समाप्त कब हुआ? तो ये हुआ 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया और चोरा चोरी जो कांड था 5 फरवरी 1922 को, जो चोरा चोरी कांड हुआ 5 फरवरी 1922 में, उसके कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चोरा चोरी कांड में क्या हुआ था कि एक पुलिस थाने के अंदर लगभग 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। तो महात्मा गांधी जी ने इस कांड को देख करके असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन की? तो बेलगाम अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, उस अधिवेशन की महात्मा गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। मतलब जो दांडी पहुंचे थे, पहुंच तो शाम को ही गए थे महात्मा गांधी 5 तारीख को, लेकिन ये जो ऑफिशियल जो माना जाता है वो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। तो ये इसका यहाँ पर एग्जैक्ट डेट मानी जाएगी। तो करो या मरो, डू एंड डाई का नारा महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा यह नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा नारा दिया गया? करो या मरो, डू एंड डाई का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। प्रमुख उपलब्धियों की बात करेंगे महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी गांधी जी को। गांधी जी को राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन सबसे पहले किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को सबसे पहले फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता की उपाधि दी। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की उपाधि दी गई, या ये कहेंगे कि अर्धनग्न फकीर के नाम से इनको पुकारा गया विंस्टन चर्चिल के द्वारा। जो बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसके लेखक महात्मा गांधी जी है। मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी, बाद में इसका ट्रांसलेशन अलग अलग भाषाओं में किया गया। तो गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे यहाँ पर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो कि 1931 लंदन में हुई थी, इसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। पूना पैक्ट 1932 किन के बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, यरवदा जेल में। अंतिम समय की बात करेंगे महात्मा गांधी जी की। तो गांधी जी की हत्या कब और किसने की थी? आप सबको नाम याद है, 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा बिड़ला हाउस में, जो कि दिल्ली में स्थित है, नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दी गई थी महात्मा गांधी जी की। तो गांधी जी के अंतिम शब्द क्या थे उस समय पर? तो हे राम महात्मा गांधी जी ने बोला था। तो प्रारंभिक आंदोलन, अब क्षेत्रीय स्तर पर जो महात्मा गांधी जी के द्वारा आंदोलन किए गए थे, कुछ एक क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। ऊपर जो मैंने कराए हैं वहां से भी पूछ लेते हैं, और नीचे से भी जो अब हम आगे क्वेश्चन कराएंगे वहां से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। जो आंदोलन है प्रमुख महात्मा गांधी जी का आंदोलन कराए गए हुए थे, जो सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह 1917, यह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। यह बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों को तिनकटिया प्रणाली से मुक्ति दिलाने के लिए यह आंदोलन लड़ा गया था। मतलब कि जो ये चंपारण सत्याग्रह था, यहाँ पर किसानों को मजबूर किया जा रहा था कि आप नील की खेती करें। तो इसके विरोध में महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918, गुजरात के खेड़ा जिले में फसल बर्बाद होने के बाद भी सरकार द्वारा टैक्स वसूल करने के खिलाफ
महात्मा गांधी जी ने यह आंदोलन छेड़ा था। क्योंकि क्या है कि फसल बर्बाद हो गई थी, अकाल पड़ गया था, तो उस वजह से सरकार ने बोला कि आपको टैक्स फिर भी देना पड़ेगा। अब कहाँ से दें, फसल बर्बाद हो गई सभी किसानों की। तो महात्मा गांधी जी ने खेड़ा में एक सत्याग्रह किया जो 1918 में कर के विरुद्ध मतलब टैक्स के विरोध में महात्मा गांधी जी के द्वारा यह खेड़ा सत्याग्रह मतलब आंदोलन किया गया खेड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन जो हड़ताल कहेंगे 1918 में हुई। 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ और 1918 में ही अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन भी हुआ। तो मील मालिकों और मजदूरों के बीच फ्लैग बोनस को लेकर के विवाद चल रहा था। यहां गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया और इसमें ये महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन किया गया 1918 में। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया ये। तो प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन जो राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन हुए उसके बारे में बात करते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924। हालांकि यहाँ तुर्की के खिलाफ जो तुर्की के जो खलीफा थे के समर्थन में, लेकिन गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इसे कांग्रेस के मंच से समर्थन दिया। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू हुआ। गांधी जी ने आह्वान किया कि भारतीय सरकार का किसी भी तरह से सहयोग न करें। चोरी चोरा कांड 1922 के बाद इसे वापस ले लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक की यात्रा कर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ अवज्ञा का एक आह्वान था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। यह अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए अंतिम और सबसे बड़ा सामूहिक आंदोलन था। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे हम। तो रॉलेट एक्ट 1919 बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाले काले कानून के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर एक रॉलेट एक्ट जो आया था, उसके जो रॉलेट एक्ट आया था बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील, ये कानून आया था। तो इसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था। जैसे चुनिंदा लोगों के माध्यम से यह सीमित आंदोलन चलाया। आंदोलन का सारांश की बात करेंगे यहाँ पर। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। नील की खेती की समस्या के बारे में ये चलता, नील की खेती के विरुद्ध यह जो आंदोलन किया गया था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह था लगान टैक्स माफी के लिए। 1918 में ही अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन हुआ था मजदूर का बोनस दिलाने के लिए। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था स्वराज की प्राप्ति के लिए। 1930 में क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च जिसको बोलते हैं, नमक कानून तोड़ा गया था इस समय। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे फैक्ट्स भी कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये CaO इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने जितने भी फॉर्मूले हैं वो कवर कराए हैं, आइए देखते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, चूने का रासायनिक सूत्र क्या हो गया, CaO हो गया यहाँ पर। तो क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसे चूना पत्थर CaOCO3 को गर्म करके बनाया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट, सफेदी, स्टील उद्योग और पानी शुद्ध करने में होता है। पानी मिलाने पर यह स्लैक्ड लाइम CaOH2 बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। साधारण नमक, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने यहां पर क्या लिए हैं अब, फॉर्मूले जो कि सभी कंपिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट किए गए हैं, ये क्वेश्चन सभी आते हैं। तो बात करते हैं साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम होता है। धोने का सोडा जिसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट, रासायनिक नाम हो जाएगा इसका। कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर सिरका CH3COOH, एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं हम, रासायनिक नाम शर्करा
शुगर C12H22O11, सुक्रोज जिसको हम बोलते हैं, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फिटकरी का जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, K2SO4 इंटू Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O, इसका फॉर्मूला होता है। बिना बुझा चूना तो क्विक लाइम CaO, जिसको हम बोलेंगे रासायनिक नाम इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। चूना पत्थर संगमरमर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP CaSO4 इंटू हाफ H2O, फॉर्मूला हो जाएगा इसका। जिप्सम CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O, फॉर्मूला हो जाएगा। विरंजक चूर्ण तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, विरंजक चूर्ण का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं हम, CaOCl2। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, लाफिंग गैस हंसाने वाली गैस जिसको बोलते हैं हम N2O, नाइट्रस ऑक्साइड होती है इसकी, ये इसका रासायनिक नाम। शुष्क बर्फ ड्राई आइस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं हम। भारी जल हैवी वाटर D2O, इसका फॉर्मूला होता है। नॉर्मल जो वाटर होता है इसका फॉर्मूला होता है H2O, इसका होता है D2O भारी जल का। मार्स गैस CH4, जिसको मीथेन बोलते हैं। नीला थोता जिसको कहते हैं ब्लू विट्रियल CuSO4 इंटू 5H2O। कॉपर सल्फेट इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। हरा कसीस ग्रीन विट्रियल FeSO4 इंटू 7H2O फेरस सल्फेट। सफेद थोता का रासायनिक नाम क्या होता है, जिंक सल्फेट ZnSO4 इंटू 7H2O, इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर। सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है, तो HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड, Hg तो हो गया यहाँ पर मर्क्यूरिक का फॉर्मूला, S सल्फाइड का फॉर्मूला हो जाएगा। शोरा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, K से पोटेशियम होता है, NO3 नाइट्रेट हो जाएगा यहाँ पर। अम्लराज एक्वारेजिया HNO3 प्लस 3HCl, इन दोनों का जो मिश्रण होगा वो क्या होता है, अम्लराज होता है, जिसको हम कहते हैं एक्वारेजिया। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे यहाँ पर। एक्वारेजिया यह सोने को घोलने की क्षमता रखता है। इसमें 1 भाग नाइट्रिक एसिड और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। मतलब कि ये देखिए 1 भाग तो हो गया HNO3 का और 3 भाग क्या हो गए, HCl के हो गए। यहाँ पर 3 भाग ये रहा ना, यहाँ पे ये दिया है नाइट्रिक एसिड का, 3 भाग नाइट्रिक एसिड के हो गए यहाँ पर, और 1 भाग और 3 भाग, 1 भाग तो यहाँ पर हो गए नाइट्रिक एसिड के और 3 भाग हो गए यहाँ पर 3HCl के, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं हम। POP, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। D2O, जिसको भारी जल बोलते हैं, इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमने फॉर्मूले यहां पर कवर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, भारत में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सा विषय चुना गया? व्हाट थीम वाज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द सेकेंड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? तो उसकी थीम थी यहाँ पर योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन, पहला योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को मनाया गया था पहला योग दिवस। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 2016 को मनाया गया था। वर्तमान में 2026 में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। 21 जून 2016 को मनाया गया योग दिवस का जो विषय था सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। योग दिवस की शुरुआत भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने की थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, जब यहाँ पर डेट पूछी गई है तो इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हम डेट जो इंपॉर्टेंट दिवस है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन सभी एग्जाम के अंदर यहाँ से सीधा सीधा पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी से मार्च तक के इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के
शुभ अवसर पर मनाया जाता है। ये 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी आप सबको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। 30 जनवरी शहीद दिवस मनाया जाता है, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को मनाया जाता है। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन जी का योगदान इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा है, इसलिए मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आते हैं 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस अर्थ डे मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जिसको मजदूर दिवस के नाम से भी जानते हैं, मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। जुलाई से सितंबर में देख लेते हैं इंपोर्टेंट दिवस के बारे में। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर में देख लेते हैं अब हम। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस, नेशनल लॉ दिवस डे मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन। तो ये यहां पर सीरीज दी गई थी, सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहां पर दिया गया है 87, 89, 92, 97, 104, 115, क्वेश्चन मार्क 145। तो इसे सोल्व क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखिए हमने इसको सोल्व भी किया है। आइए 4th क्वेश्चन हमने कर दिया। 1 मिनट, यही देख लेते हैं पहले। देखिए 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहे हैं। यहाँ पर सब जगह क्या हो रहा है, 5 हो रहा है प्लस, 7 प्लस हो रहा है, 11 प्लस हो रहा है, 13 प्लस हो रहा है, 17 प्लस हो रहा है। तो ये मतलब प्राइम नंबर प्लस हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 115 में जब हम यहाँ पर 13 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 128 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमने 3rd क्वेश्चन छोड़ दिया क्या यहाँ पर कोई। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का कम से कम भाग शैवाल द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है, तो ये आधा किया जाता है। फैक्ट देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स 4थे क्वेश्चन का। ये रहा देखिए, हाँ ये 4th क्वेश्चन छूट गया यहाँ पर। तो पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का कम से कम शैवाल द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। पृथ्वी पर कुल ऑक्सीजन का बड़ा भाग एल्गी और समुद्र फाइटोप्लैंक्टन बनाते हैं। शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। महासागरों में रहने वाले सूक्ष्म शैवाल जलवायु संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शैवाल से बायोफ्यूल, दवाइयाँ और खाद्य पदार्थ भी बनाए जाते हैं। ये इसका यहाँ पर नेक्स्ट फैक्ट्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 6th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन मुंबई इन 1867। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा की गई थी। अब देखिए
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके। हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज? 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज 19वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसने भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इसकी स्थापना 1867 में मुंबई में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। स्थापना कब और कहाँ हुई ये हमने डिस्कस कर लिया। 1867 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। उस समय मुंबई भारत का एक प्रमुख शिक्षा, व्यापार, सामाजिक जागरण केंद्र बन चुका था। यहाँ नए विचार और सुधार आंदोलन को बढ़ावा मिल रहा था। संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग जी थे। वे एक समाज सुधारक और शिक्षक और शिक्षित व्यक्ति थे जो चाहते थे कि भारतीय समाज पुरानी बुराइयों से मुक्त होकर आधुनिक और प्रगतिशील बने। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार करना था। उस समय समाज में कई बुराइयां थी, जैसे कि कौन कौन सी बुराइयां थी वहां पर? बाल विवाह उस समय पर प्रचलित था, महिलाओं को शिक्षा न देने का की प्रथा प्रचलित थी, विधवाओं की दयनीय स्थिति थी बहुत ज्यादा, जात पात का अत्यधिक भेदभाव था, लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वासी थे, रूढ़िवादी विचारधारा रखते थे। तो प्रार्थना समाज ने इन सब के खिलाफ आवाज उठाई और कामयाबी भी हासिल की। बाल विवाह का विरोध जो किया गया उस समय पर, उस समय छोटी उम्र में लड़के लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, जिससे बाल विवाह कहा जाता था। इससे क्या नुकसान होते थे? कम उम्र में बच्चों की शादी कर देने से क्या नुकसान होते थे? तो बच्चों की शिक्षा रुक जाती थी, एजुकेशन नहीं कर पाते थे सही से, स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता था, मानसिक विकास रुक जाता था। तो प्रार्थना समाज ने इसका विरोध किया और सही उम्र में विवाह का समर्थन किया इसमें। तो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उस समय यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे बहुत कठिन जीवन जीना पड़ता था। समाज उसे पुनः विवाह की अनुमति नहीं देता था। प्रार्थना समाज ने क्या कहा? विधवाओं को सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार दिया जाए, उन्हें दोबारा विवाह करने का अधिकार मिलना चाहिए। यह उस समय का बहुत क्रांतिकारी विचार था। अब आप समझ सकते हैं कि सदियों से अगर कोई प्रथा चलती आ रही है और उस प्रथा के विरोध में अगर कोई खड़ा होता है तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आज भी आप अपने समाज के अंदर हम लोग अगर किसी भी रूढ़िवादी विचारधारा के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है तो आप खुद से एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आपके अपने ही आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। महिला शिक्षा का समर्थन। उस समय महिलाओं को पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता था, मतलब महिलाओं को पढ़ाने के लिए अच्छा नहीं मानते थे वहां पर उस समय पर। तो प्रार्थना समाज ने क्या कहा इस बारे में? तो महिला भी पुरुष के समान शिक्षा पाने की पूरी तरह से हकदार हैं। शिक्षित महिलाएं परिवार और समाज दोनों को आगे बढ़ाती है, इसलिए इस संस्था ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। धार्मिक विचार की बात करेंगे यहाँ पर। प्रार्थना समाज ने एकेश्वरवाद, वन गॉड का समर्थन किया। यह मान्यता कि ईश्वर एक है और पूजा सरल होनी चाहिए, बिना कर्मकांड और अंधविश्वास के। जो पूजा होनी चाहिए बिना अंधविश्वास के होनी चाहिए। इस पर ब्राह्मण समाज का भी प्रभाव पड़ा। महादेव गोविंद रनाड़े की क्या भूमिका रही? तो महादेव गोविंद रनाड़े प्रार्थना समाज के प्रमुख सदस्यों में से एक थे। महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया उन्होंने, विधवा विवाह का समर्थन किया, समाज सुधार आंदोलन को मजबूत किया। वे महाराष्ट्र के महान समाज सुधारकों में से गिने जाते हैं। प्रार्थना समाज का प्रभाव क्या पड़ा? इस संस्था ने भारतीय समाज में नई सोच पैदा की, महिलाओं की स्थिति में सुधार करने में मदद की, शिक्षा के महत्व को बढ़ावा दिया, सामाजिक समानता की भावना जगाई लोगों के अंदर, आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान दिया। तो परीक्षा के अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमें याद रखने हैं, तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 ईस्वी में हुई। स्थान कहाँ पर था? मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग जी थे।
प्रमुख सदस्य महादेव गोविंद राणादे इनके प्रमुख सदस्य थे। उद्देश्य क्या था? तो समाज सुधार का इनका मेन उद्देश्य था। यहाँ पर आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पल्सेस? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये मध्य प्रदेश है। अब बढ़ते हैं फैक्ट्स की तरफ। मध्य प्रदेश क्या हो गया? दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रोड्यूसर जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा दाल का उत्पादक राज्य क्यों है? अब बात करते हैं। मध्य प्रदेश लंबे समय से भारत का सबसे बड़ा दाल उत्पादक राज्य माना जाता है। इसके पीछे क्या क्या कारण है? राज्य का कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा है, उपजाऊ काली मिट्टी एवं दोमट मिट्टी उपलब्ध है यहाँ पर। जलवायु दालों की खेती के लिए अनुकूल है। यहाँ की किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर दालों की खेती की जाती है। यहाँ पर सरकार द्वारा कृषि योजना का लाभ मिलता है यहाँ पर, इसलिए मध्य प्रदेश दाल उत्पादन में सबसे अग्रणीय है। तो मध्य प्रदेश में कौन सी प्रमुख दालें उगाई जाती हैं? तो यहाँ पर चने की दाल उगाई जाती है। भारत में सबसे अधिक खाई जाने वाली दालों में से एक है चने की दाल, जिससे बेसन भी बनता है। तूर अरहर की दाल, यह पीली दाल होती है और रोजमर्रा के भोजन में उपयोग की जाती है। उड़द की दाल इडली, डोसा, पापड़ आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मसूर की दाल लाल रंग की दाल होती है जो जल्दी पकती है और पौष्टिक भी होती है सबसे ज़्यादा। भारत और दाल उत्पादक, भारत में सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश है। मतलब भारत जो विश्व में है सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश है, सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। कई वर्षों में मांग अधिक होने पर आयातक देश भी रहा है, क्योंकि भारत में बड़ी आबादी शाकाहारी है और दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। दालों का पोषण महत्व क्या है? दालें हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। प्रोटीन का ये अच्छा स्रोत होती है दाल। आयरन, फाइबर और विटामिन मिलते हैं इसमें। शाकाहारी लोग के लिए उत्तम भोजन है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए लाभदायक होती है दालें। मिट्टी के लिए दालों का महत्व क्या होता है? तो दालों की फसल की जड़ों में विशेष जीवाणु होते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करते हैं। दालों से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, रासायनिक खाद की जरूरत कम होती है, अगली फसल अच्छी होती है। इसलिए दालों की खेती में बहुत उपयोगी माना जाता है। दालों की खेती को बहुत उपयोगी माना जाता है। परीक्षा के लिए हमें याद रखने के तथ्य यहाँ पर बात कर लेंगे। भारत का सबसे बड़ा दाल उत्पादक कौन है? तो मध्य प्रदेश है। यहाँ पर प्रमुख दाल चना, तूर, उड़द, मसूर की होती है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश भारत है। दालों का मुख्य पोषक तत्व प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। भारत में लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? देखिए ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है कितने वर्ष होता है, तो 5 वर्ष होता है। कन्फ्यूजन में यहाँ पर 6 लगा के आ गए होंगे बहुत से लोग, तो 5 वर्ष होता है भारत में लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल। तो लोकसभा क्या होती है? लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन होता है, इसको लोअर हाउस बोलते हैं। इसे जनता का सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। भारत की, एक मिनट इसको चार्जिंग पे लगा देते हैं। तो भारत की संसद 2 सदन से मिलकर बनी है। एक तो उसमें लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है, अर्थात चुनाव होने के बाद 5 साल तक कार्य करती है, फिर नए चुनाव किए जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि लोकसभा का गठन 2024 में हुआ है तो सामान्य स्थिति में इसका कार्यकाल 2019 तक रहेगा, 2029 तक रहेगा। क्या लोकसभा 5 साल से पहले भंग हो सकती है? हाँ, लोकसभा 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी भंग की जा सकती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की सलाह पर
भारत के राष्ट्रपति के द्वारा और भारत के प्रधानमंत्री से सलाह लेकर के, भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो प्रधानमंत्री से सलाह लेकर के लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कब आती है, जब लोकसभा को भंग करना होता है समय से पहले, तो सरकार का बहुमत जब खत्म हो जाए, राजनीतिक अस्थिरता आ जाए, नई सरकार बनने की जरूरत पड़े, तब मध्यावधि चुनाव कराए जाते हैं। उसके बाद तो राष्ट्रीय आपातकाल में कार्यकाल बढ़ सकता है। तो यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाए, नेशनल इमरजेंसी अगर देश के अंदर लागू हुई है, तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाते हैं। लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद यह बढ़ा हुआ कार्यकाल स्थायी नहीं रहता। अगर आपातकाल खत्म हो जाता है तो जो कार्यकाल बढ़ाया है तो उसको वो परमानेंट नहीं रहेगा, खत्म कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, चुनाव कराए जाएंगे। लोकसभा को जनता का सदन क्यों कहते हैं? लोकसभा के सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इसे हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। मतलब कि जनता वोट देती है, तब लोकसभा के मेंबर्स चुने जाते हैं। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, वही प्रतिनिधि संसद में जनता की आवाज़ उठाते हैं। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं। पहले संविधान के अनुसार अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती थी, जिसमें राज्यों से कुछ सदस्य होते थे, केंद्र शासित प्रदेश से सदस्य होते थे, 2 एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेट किए जाते थे वो सदस्य होते थे। लेकिन अब ये समाप्त कर दिए गए। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2020 में, जो 2020 संवैधानिक संशोधन जो हुआ, संविधान संशोधन के बाद एंग्लो इंडियन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। तो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं यहाँ पर जो याद रखने हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। लोकसभा किसका सदन है? तो जनता का सदन होता है ये। वर्तमान निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 543। कार्यकाल कौन समाप्त कर सकता है? राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर। आपातकाल में विस्तार 1-1 साल का हो सकता है। और वहीं पे हम बात करें लोकसभा का जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में आप बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन से पठार अत्यधिक उपजाऊ हैं? क्योंकि उनमें काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। तो कौन सी होती है? दक्कन, लावा का पठार होता है। आते यहाँ पर इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार या लावा पठार क्या होता है? दक्कन लावा पठार क्या होता है? तो दक्कन प्लेटू जो होता है भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक विशाल पठार है। यह भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र का बड़ा हिस्सा घेरता है। यह पठार त्रिकोणाकार होता है, मतलब ट्रायंगल होता है, और उत्तर में सतपुड़ा पर्वत से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हुआ है। इसे लावा पठार क्यों कहा जाता है? तो इसे लावा पठार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण प्राचीन समय में ज्वालामुखी के जो विस्फोट से लावा निकलता है उसके जमे हुई जो मिट्टी होती है, तो वो क्या हो जाता है, इसको लावा पठार का नाम दे दिया जाता है। जब गर्म लावा ठंडा होकर कठोर हुआ तब परत दर पर परत चट्टानें बनी और धीरे धीरे यह विशाल पठार बन गया। इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं? लावा पठार कहते हैं। यहाँ की मिट्टी काली क्यों है? इस क्षेत्र की मिट्टी ज्वालामुखी चट्टानों के टूटने और अपक्षय से बनी है, इसलिए जो इसका रंग है वो काला हो जाता है। इसे कहा जाता है काली मिट्टी भी कहते हैं, इसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, कॉटन सोइल भी कहते हैं। यह मिट्टी खेती के लिए इतनी अच्छी क्यों है? काली मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। इसमें नमी रोकने की क्षमता अधिक होती है, सूखे में भी फसल को सहारा देती है। इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम जैसे खनिज पाए जाते हैं। कपास जैसी फसल के लिए आदर्श है ये, मतलब कपास की खेती यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं।
इसलिए यह खेती के लिए बहुत उपयोगी है। तो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध क्यों है ये? काली मिट्टी विशेष रूप से कपास कॉटन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है या सबसे ज़्यादा विशेष है, तो वो काली मिट्टी है, इसलिए इसे कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? ज्वार की फसल उगा सकते हैं यहाँ पर, गन्ना, तंबाकू, सोयाबीन, गेहूं, दालें ये उग सकती हैं यहाँ पर। किस राज्य में पाई जाती हैं ये? तो यह मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और कर्नाटक में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में भी इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो दक्कन पठार का महत्व, दक्कन पठार भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि के लिए उपजाऊ भूमि है, खनिज संसाधनों से समृद्ध है, कपास उत्पादन का बड़ा क्षेत्र है, दक्षिण भारत की प्रमुख भौगोलिक संरचना है। एग्जाम से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है, जो कहाँ पर पाई जाती है? दक्कन का जो लावा पठार होता है। मिट्टी का नाम कौन सा है? काली मिट्टी या रेगूर। प्रसिद्ध फसल कौन सी होती है यहाँ पर? कपास की होती है। निर्माण, ज्वालामुखी का जो लावा होता है उसके इकट्ठे हो जाने से परत दर पर परत इसका निर्माण होता है। फिर इस मिट्टी का प्रमुख राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी, कर्नाटक इसका प्रमुख राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन 1929? निम्नलिखित में से किसने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया? तो ये किसने किया था? तो ये किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आइए इसके हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे चलते हैं। हु फाउंडेड द बिहार, चलो हमने तो पढ़ ही लिया क्वेश्चन, सीधा हम इसके फैक्ट्स पे आते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा क्या थी? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा किसानों के हित के लिए बनाई गई एक महत्वपूर्ण संगठन थी। इसका उद्देश्य किसानों की समस्या को उठाना और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना था। उस समय किसान बहुत कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहे थे। भारी लगान देना पड़ता था, जमींदारों का अत्याचार सहना पड़ता था, गरीबी और कर्ज में डूबे हुए थे, खेती पर उनका पूरा अधिकार नहीं था। इस समस्याओं को दूर करने के लिए यह सभा बनाई गई थी। इन जो भी समस्याएं थी इन समस्याओं को दूर करने के लिए सभा बनाई गई थी। स्थापना कब हुई थी? इस संगठन की स्थापना 1929 में की गई थी। यह समय भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का दौर था। यह जब किसान भी अपने अधिकार के लिए संगठित होने लगे थे। संस्थापक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। वे भारत के महान किसान नेता थे, समाज सुधारक थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने किसानों की आवाज बनकर उनके हक के लिए आंदोलन चलाया। स्वामी सहजानंद सरस्वती कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती किसानों के सबसे बड़े नेता में गिने जाते हैं। उनकी क्या क्या विशेषताएं थी? किसानों के अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष किया, गरीब किसानों को संगठित किया, जमींदारी प्रथा का विरोध किया, किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। उन्होंने भारत के किसान आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। उन्हें भारत के किसान आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। तो जमींदारी प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया उन्होंने। उस समय किसानों को अपनी खेती से कम लाभ मिलता था, जबकि जमींदार उनसे भारी कर वसूलते थे। समस्याएं, ऊंचा लगान देना पड़ता था, जबरन वसूली होती थी, किसानों पर अत्याचार, जमीन पर सुरक्षा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, किसानों के अधिकार के लिए आंदोलन चलाइए। उन्होंने किसानों के लिए क्या क्या मांग की? तो उचित लगान की व्यवस्था के लिए मांग की, खेती पर अधिकार की मांग की, शोषण समाप्त हो इसकी मांग की, गरीब किसानों को न्याय मिले। इससे किसानों को जागरूकता आई और वे संगठित हुए। अखिल भारतीय किसान सभा से संबंधित क्वेश्चन है कुछ। बाद में वे 1936 में बनी ऑल इंडिया किसान सभा से जुड़ गए। यह संगठन पूरे भारत के किसानों की समस्याओं के लिए काम करता था। स्वामी सहजानंद इसके प्रमुख नेता थे। बिहार किसान आंदोलन का महत्व क्या था? बिहार प्रांतीय किसान सभा ने
किसानों को एकजुट किया, जो जमींदारी प्रथा थी उसके खिलाफ एक माहौल बनाया, स्वतंत्रता आंदोलन में किसानों की भागीदारी बढ़ाई, सामाजिक न्याय की भावना जगाई लोगों के अंदर। परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमें यहाँ पे याद रखने हैं, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई, तो ये 1929 में हुई। संस्थापक कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। मुख्य उद्देश्य क्या था, तो किसानों के अधिकार के लिए आवाज उठाई गई थी। यहाँ पर विरोध किसका किया, तो जमींदारी प्रथा का विरोध किया। राष्ट्रीय संगठन से जुड़े, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में जुड़े। तो फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस टाइप से हमने कवर कराए हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।